हेलो एंड वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी 14 नवंबर का करेंटली का एपिसोड लेकर मैं आया हूँ। चिल्ड्रंस डे है आज, आप सबके लिए स्पेशल होना चाहिए। स्कूल डेज से ही हम इसे सेलिब्रेट करते हैं एंड यू ऑल आर लाइक चिल्ड्रन फॉर ऑल ऑफ अस। आई मीन मेरे लिए, सत्यम सर के लिए आप लोग बच्चे ही हैं एंड रहेंगे एंड आप सबको ढेर सारी बधाई। ठीक है, आज चिल्ड्रंस डे है एंड फ्राइडे भी है। तो आप लोगों को पता होगा कि टीडीएफ के अंदर व्हाट वी यूज टू डू कि हम ऐसे का भी एक सेगमेंट हुआ करता था पहले, जिसमें मैं एक पार्टिकुलर ईयर का एक टॉपिक लेता था ऐसे से जो पूछा गया है एंड उन टॉपिक्स को यूज़ करता था इस तरह से फ्रेम करने में कि जो टॉपिक का मीनिंग क्या है उस पार्टिकुलर कोट का। देन जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस मैं बच्चों से निकलवाता था एंड बताता भी था। एंड उसके साथ साथ जो उस कोट को जो उस कोट के रिगार्डिंग जो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, रीच यूनिक एग्जाम्पल्स हैं, उसे भी हम देखते थे। तो वो कमेंट सेक्शन में ही बच्चों से करवाता था। अब इसी में एक स्टेप फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। इसका रीज़न यही है इसको लाने का कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बोल रहे थे कि हमने एक भी ऐसे नहीं लिखा है, इनफैक्ट ब्रेनस्टॉर्म भी नहीं किया एक भी ऐसे, एंड 2026 अटेम्प्ट है हमारा, हम पास आ रहे हैं। तो उसी को देखते हुए आई थॉट कि क्यों ना फ्राइडे को हम एटलीस्ट फ्राइडे एंड सैटरडे को ट्राई कर सकते हैं इसको। तो आप लोग बता दीजिएगा कि कैसा लग रहा है आपको ये तरीका। आज के लिए मैं कुछ करवाऊँगा नहीं, बस आज के लिए आपको ये टॉपिक देता हूँ। आपको क्या करना है, एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्म करना है, और जो हमारी डेडिकेटेड ग्रुप है ना 2026 का, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक पे आप क्लिक करके पहुँच सकते हो, उसमें इस ब्रेनस्टॉर्म पेज को आपको भेजना है। क्या होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में, मतलब करना क्या होता है? तो इंट्रोडक्शन में आप क्या करते हो, एक कोट को एक एनेक्डोट से स्टार्ट करते हो यूजुअली, या और भी जो तरीके हैं उसको यूज़ कर सकते हो। साथ में थोड़ा बहुत कोट को डिस्क्राइब कर देते हो। देन बॉडी आता है, ठीक है, एंड टोटल 10 to 12 पेजेस आपको कवर करने होते हैं। तो उस हिसाब से आपको कंटेंट जो है ना ब्रेनस्टॉर्म के थ्रू हम उसको रख लेंगे बना के। और हर कोई जानता है इस बात को, टॉपर्स के मुंह से भी आपने सुना होगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसे से पहले सारे टॉपर्स कर लेते हैं, जो 2 एसेज आते हैं एवरी ईयर। ठीक है, तो वही तरीका हम जो प्रॉपर एग्जाम हॉल में जो ब्रेनस्टॉर्म जैसे किया जाता है वही हम अभी करेंगे। देन कम्स बॉडी। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। बॉडी में क्या होता है कि जो आर्ग्यूमेंट्स हम जनरेट करते हैं हर कोड को लेके, 6 to 7 आर्ग्यूमेंट्स हम जनरली जनरेट करते हैं, 5 भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। और उसको अच्छे एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएशन हम किया करते हैं। देन प्री कॉन्क्लूजन, जो कि बॉडी का ही पार्ट होता है, एंड देन कॉन्क्लूजन। एंड कॉन्क्लूजन में आपका जो वैल्यू एडिशन है, अच्छे आप जैसे रेफरेंसेस अच्छे ले सकते हो, पोएम एंड बहुत तरीके होते हैं, तो वो भी आपको ब्रेनस्टॉर्म कॉपीज में लिखना पड़ेगा एंड ये आपको सबमिट करना है। आज का ऐसे है, यू कैन नॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस। सो चिल्ड्रेंस डे में एटलीस्ट ये ब्रेनस्टॉर्म करके हमारे डेडिकेटेड ग्रुप पे अपलोड कर दीजिए। ठीक है, कल हम दूसरे ऐसे को देखेंगे। आज टोटल 7 आर्टिकल्स हैं द हिंदू से एंड द इंडियन एक्सप्रेस से। द इंडियन एक्सप्रेस से एक आर्टिकल है एंड बाकी सारे हिंदू के हैं। अब इन आर्टिकल्स के साथ साथ ना आई वॉज थिंकिंग कि क्या कर सकते हैं हम। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे एंटी डिफेक्शन है, तो हर साल आपको, हर दूसरे साल एक क्वेश्चन एंटी डिफेक्शन लॉ पे दिख ही जाता है। खास करके स्पीकर्स के जो पावर्स हैं और उस पर हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो क्वेश्चंस आते हैं। अभी भी ये न्यूज़ में है, तो मैं एंटी डिफेक्शन पूरा रिवाइज करा दूंगा विद इन 2 to 3 मिनट्स। ठीक है, आपको बस सहयोग करना है, साथ रहना है एंड सुनते जाना है। ठीक है, आपका प्रीलिम्स का भी रिवीजन साथ में होगा। सिमिलरली दिस टॉपिक फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन्ड पेज है ना, उसमें जितने भी आज के आर्टिकल्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे रेलिवेंट मुझे यही लगा, तो मैंने इसे इंक्लूड कर लिया। और इससे आप ना प्रीलिम्स का अपना रिवीजन भी, एक काइंड ऑफ साइंस एंड टेक का टॉपिक है। देखो, सोलर स्टॉर्म पे सीधा क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया और अच्छे से रिवाइज करा दूंगा। देन मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल है, केस स्टडी है, तमिलनाडु कैसे क्लाइमेट चेंज को से डील कर रहा है डिसेंट्रलाइज्ड वे में, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू, उसको देखेंगे। एंड मेंस के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, क्या ले जा सकते हैं इस आर्टिकल से, वो हम डिस्कस करेंगे। देन एंड ऑब्वियसली ये GS3 एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, मतलब कि ये क्वेश्चन ये यूज़ किया जा सकता है इस आर्टिकल को। सिमिलरली मेंस इनरिचमेंट में एक और अच्छा आर्टिकल है, ठीक है, एंड दैट इज एंटी माइक्रोबियल जो रेसिस्टेंस है, इंडिया के लिए बहुत बड़ा इशू है। इसी पर एक रिपोर्ट आई है एंड हम देखेंगे कि कितना बड़ा इशू है इंडिया में, एंड व्हाट
नीड्स टू बी डन, इसको भी हम देखेंगे। एंड केरला मॉडल, जैसे अभी हमने देखा तमिलनाडु मॉडल क्लाइमेट चेंज के लिए, उसी तरीके से केरला मॉडल, कैसे हम केरला मॉडल के थ्रू एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को डील कर सकते हैं या उससे सीख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन सारांदा, जो फॉरेस्ट एरिया है झारखंड में, उसको सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के थ्रू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करने को बोला गया है टू दी झारखंड गवर्नमेंट। अब इसका लोकेशन क्या है, कौन सी फॉरेस्ट यहाँ पे होती है, ठीक है, इम्पोर्टेंस इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, देन बायोडाइवर्सिटी, कौन से ट्राइब्स हैं एंड क्या थ्रेट है, एंड उसके बाद जो बेसिक्स है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है एंड क्या डिफ्रेंशिएशन है इसका विद द नेशनल पार्क, इस पे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, देन वी विल मूव टू दी जो ड्राफ्ट सीड्स बिल है, और ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बाय रिप्लेसिंग सीड्स एक्ट 1966 एंड सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983, इसको रिप्लेस किया जाएगा एंड इसको अभी पब्लिक डोमेन में डाला गया, नेक्स्ट सेशन में इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया कराया जाएगा। सो द थिंग इज, हमें देखना है कि कैसे ये फार्मर्स के लिए हेल्पफुल होगा, एंड प्लस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, उसको भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे है, वो अगेन एक रिपोर्ट है, दैट इज ग्लोबल कार्बन बजट बाय ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, और ये रिपोर्ट जो है वो हमारे अगेन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्पेसिफिक डेटा है रिगार्डिंग जो फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू एमिशंस होते हैं, इसको हम देखेंगे। पूरा आर्टिकल का डेटा हमें नहीं देखना है, जो रेलिवेंट इंडियन कंटेक्स्ट में हमारे प्रीलिम्स के लिए उसे कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट आर्टिकल इटसेल्फ, दैट इज ऑन द एंटी डिफेक्शन। पहले कंटेक्स्ट दे देता हूँ एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर न्यूज़ में क्यों है। तो फर्स्ट थिंग इज टीएमसी, ये मुकुल रॉय हैं जो कि पहले बीजेपी में थे एंड ही मूव टू टीएमसी, और ये एमएलए मतलब थे, अब तो ये डिस्क्वालीफाइड हो गए, तो ये बीजेपी से चुने गए थे एंड ही मूव टू तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, तो इनके ऊपर जो अपोजिशन में बीजेपी है, उन्होंने एंटी डिफेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करा, तो जो स्पीकर है उन्होंने इनको डिफेक्शन के बेसिस पे नहीं हटाया, डिस्क्वालीफाई नहीं किया, इवन दो ये टीएमसी में आ गए। ठीक है, देख लीजिए, मुकुल रॉय फ्रॉम द वेस्ट बंगाल असेंबली अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ फॉर स्विचिंग ओवर द तृणमूल कांग्रेस आफ्टर बीइंग इलेक्टेड ऑन द भारतीय जनता पार्टी टिकट इन 2021। तो बीजेपी से एज एमएलए चूज किए गए थे, बट ही मूव टू टीएमसी। तो अभी स्पीकर के डिसीजन को हाई कोर्ट ने ओवरटर्न करके इनका जो मेंबरशिप है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। कंटेक्स्ट समझ आ गया। अब एंटी डिफेक्शन लॉ पार्लियामेंट ने, आपको पता होगा, 10th शेड्यूल इसको लेकर स्पेशली बनाया एंड 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बेसिस पे इसको इंक्लूड किया गया। एंड दिस वन केम किसके टाइम में आया था, आपको पता है, यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे भी क्वेश्चन बनाता है, तो कौन था इंडिया का प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, एंड ही वाज राजीव गांधी। पर्पस क्या है, प्रिवेंट पॉलिटिकल डिफेक्शंस एंड इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। एक चीज इसके रिगार्डिंग मुझे बस समझाना है कि आपको पता होगा 1960s 70s 80s, ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था एंटी डिफेक्शन लॉ, लेकिन 60s 70s एंड अर्ली 80s में बहुत ज़्यादा दिखने लगा था। एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जो एमएलएज एमपीज मूव कर रहे थे, ऑल्दो एक पार्टी से वो इलेक्ट होते थे, जनता उसे एक पार्टी से उन्हें चुनती थी, बट वो दूसरे पार्टी में चले जाते थे, और इससे स्टेबिलिटी पे भी असर होता था, गवर्नमेंट के स्टेबिलिटी पे। तो इसको डील करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, और क्या था ग्राउंड्स डिस्क्वालिफिकेशन का, उसको भी हम देख लेते हैं। हाँ, उससे पहले आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल एंड यू जस्ट हैव टू राइट इट इन कमेंट सेक्शन। तो एंटी डिफेक्शन जो डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड, एंटी डिफेक्शन मुझे पूछना है क्या एमपीज ऑफ बोथ द हाउसेस, राज्यसभा लोकसभा पे लगता है? यस लगता है, ये मैं खुद कह रहा हूँ। एमएलएस पे लगता है? यस लगता है। आई हैव अ क्वेश्चन कि क्या ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल पे लगता है या नहीं लगता है? दिस इज द क्वेश्चन, यस नो आपको बताना है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। वी विल मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, बाद में बताऊंगा इसी आर्टिकल से रिलेटेड। सो डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड क्या है? वॉलेंटरीली गिविंग अप मेंबरशिप ऑफ द पार्टी। अगर कोई एक बंदा एमपी एमएलए चूज करा के है फ्रॉम सपोज पार्टी ए, तो क्या जब वो इस पार्टी की मेंबरशिप वॉलेंटरीली गिव अप कर देता है ना, तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है और डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सेकेंड ग्राउंड इज वोटिंग एंड एब्सटेनिंग अगेंस्ट पार्टी विप।
ये सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्या विप कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन्ड है नहीं है, आपको बताना है। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे। और आपको मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि मतलब पूछना नहीं चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि दूसरा ग्राउंड ये है, अगर आप वोटिंग करता है कोई एमपी एमएलए जो पार्टी विप जारी की गई है, या एब्सटेन करता है मतलब पार्टिसिपेट नहीं करता है वोटिंग में, तो उसके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लगेगा और उसकी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। देन द थर्ड जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स के लिए है। अगर वो कभी भी एज अ मेंबर, जब वो एमपी या एमएलए हैं, किसी भी पार्टिकुलर पार्टी में ज्वाइन करते हैं, पता है ना इंडिपेंडेंट मेंबर्स कौन होते हैं, किसी पार्टी से नहीं, एंड ही और सी गेट इलेक्टेड, तो उनके ऊपर लग जाएगा एंटी डिफेक्शन। एंड फोर्थ वन इज नॉमिनेटेड मेंबर्स। ये थोड़ा सा समझाना है, बच्चों को समझ नहीं आता है और थोड़ा रेयर भी है ये समझना, इसीलिए जस्ट सपोज किसी को नॉमिनेट किया गया राज्यसभा में, 12 एमपीज राज्यसभा में होते हैं नॉमिनेट, तो जिस दिन उनको नॉमिनेट किया गया, मतलब जिस दिन वो शपथ लेते हैं, वैसे ऑफिशियली ये होता है, तो उसके 6 महीने के अंदर वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर लेंगे, जैसे ए बी सी 3 पार्टी है, ए में अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं, बी में कर लेते हैं, या किसी सी में कर लेते हैं विद इन द 6 मंथ्स ऑफ हिज और हर नॉमिनेशन, तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। बट आफ्टर 6 मंथ्स अगर वो किसी पार्टी में ज्वाइन करते हैं, जब से उनकी नॉमिनेशन हुई है, तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लग जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब एक्सेप्शंस क्या है एंटी डिफेक्शन में, तो मर्जर पोजीशन, merger provision. So 2/3 of the legislator of the party merge with another, no disqualification. So no disqualification मतलब exception कब है, मैं समझाता हूँ। पार्टी ए है, पार्टी बी है, पार्टी ए में 12 MPs हैं एंड पार्टी बी में कितने भी हमें नहीं मतलब है, तो यहाँ इस पार्टी से अगर 2/3 मेंबर चला जाता है पार्टी बी में, दैट इज 8 या उससे ज़्यादा, तो इन मेंबर्स पे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। अगर ये 7 हो जाए तो लग जाएगा 7 के ऊपर। ठीक है, क्योंकि 2/3 से वो कम है। अब क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द डे इसी आर्टिकल से, कि ओरिजिनल जो एंटी डिफेक्शन लॉ अंडर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1985 में, उसमें क्या है कि उसमें ये है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ आया, तो उसमें ये था कि 1/3 ही मर्जर के लिए चाहिए था। अब क्या हो गया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और उसमें 2/3 मेंबर्स जब एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाएंगे, तो मर्जर जो है वो मतलब कि उनके ऊपर, मेंबर्स के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन 3 ये है कि ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें 2/3 का प्रोविजन किया गया। ठीक है, और एक एक्सेप्शन है कि स्पीकर के ऊपर एंटी डिफेक्शन लगता है, यस लगता है। जब वो मेंबरशिप उनकी होती है वो नॉर्मल जैसे लग रही है, वो तो लगेगा ही, बट एज ए स्पीकर जब वो पार्टी किसी मतलब कि जस्ट सपोज पार्टी ए के एक मेंबर को स्पीकर बनाया गया, तो स्पीकर बनने के बाद अगर वो पार्टी ए को छोड़ देते हैं, वॉलेंटरली जो है ना गिव अप कर देते हैं, तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। सो नो डिस्क्वालिफिकेशन। यही मुझे समझाना था आपको, बहुत अच्छे से मैंने ट्राई किया, आपको बेसिक्स आपके रिवीजन हो गए होंगे। देन अथॉरिटी फॉर डिसीजन कौन लेता है एंटी डिफेक्शन पे डिसीजन, तो वो स्पीकर या चेयरमैन या प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, उस पार्टिकुलर हाउस का। एंड एक्ट्स इन क्वासी जुडिशियल कैपेसिटी, तो यहाँ पे स्पीकर को अगर देखो तो उसका पार जो है ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, वो क्वासी जुडिशियल हो गया। ठीक है, एंड क्या इस पे जुडिशियल रिव्यू लग सकता है स्पीकर के डिसीजन पे, डेफिनेटली लग सकता है। ठीक है, 1992 किहोटो होलोहान जो केस है उसमें ये कहा गया। चलते हैं हम आगे। हाँ, आगे चलने से पहले यू हैव 2 क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, फर्स्ट एंड दिस वन इज द सेकेंड। सो एंटी डिफेक्शन किस स्केड्यूल के अंदर आएगा, बहुत बेसिक है। And the second question is, with reference to the anti-defection law in India, consider the following statements. The law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within the 6 months for being appointed to house. So बहुत basic है कि क्या 6 months के the law specifies that a nominated legislature cannot join. अब अभी हमने इसको डिस्कस किया था ना अच्छे से, कि 6 मंथ्स के अंदर ज्वाइन कर लेंगे तो एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। आपको बताना स्टेटमेंट सही है गलत है। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड, लॉ ने प्रोवाइड नहीं किया है टाइम बाउंड मैनर में डिसीजन होना चाहिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा या नहीं होना चाहिए। तो लॉ ने डिसाइड नहीं किया कि टाइम फिक्स नहीं किया है लॉ ने कि कितने समय में एंटी डिफेक्शन को लेकर डिसीजन प्रिजाइडिंग ऑफिसर दे देगा।
तो आउट ऑफ दिस थ्री टू स्टेटमेंट्स फर्स्ट वन इज रॉन्ग एज यू नो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट। ठीक है, चलते हैं हम दूसरे आर्टिकल पे। सोलर स्टॉर्म्स को लेकर ये आर्टिकल है। ऑरोराज जो होता है, जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल के स्काईज में आपको दिखता है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। एंड अभी सोलर मैक्सिमम है। सोलर मैक्सिमम क्या होता है कि आपको पता है, हाँ इसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूँ। कितने क्वेश्चन हमने किए, 3 हुआ या 4 हुआ? आई थिंक 3 क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको ये बताना है कि सन में या किसी स्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या फिजन रिएक्शन होता है, आपको बताना है। ठीक है, बहुत बेसिक है आपको, लेकिन बताना है। सो सोलर मैक्सिमम क्या है, आपको पता है सन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, फिजन फ्यूजन आपको बताना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, और इस रिएक्शन में क्या है कि उससे बहुत सारे मतलब कि मैं अभी फ्यूज़न या फिजन में बताना ही पड़ेगा सो दैट आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, और फ्यूज़न होने की वजह से ना चार्ज पार्टिकल्स बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, और बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है। जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, चाहे फिशन हो या फ्यूज़न हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। तो वो जो एनर्जी रिलीज होता है, उसी से आपको सन जैसा स्टार दिखता है या ऐसा होता है, और हमारे लिए वो हीट का सोर्स है। तो सन जो है ना, बहुत ज़्यादा हीट और चार्ज पार्टिकल्स एमिट करता है। ठीक है, अब सोलर मैक्सिमम क्या है, तो द पीरियड ऑफ ग्रेटेस्ट सोलर एक्टिविटीज, और ये 11-12 साल पे रिपीट होता है। तो अभी का जो पीरियड है ना, वो मैक्सिमम सोलर एक्टिविटीज हो रहा है, मतलब ये रिएक्शंस मैक्सिमम अभी होते हैं, और ये साइकिल होता है 11 साल पे रिपीट होता है। समझ गए? अब हम चलते हैं सोलर स्टॉर्म्स क्या है। तो डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम सन्स सरफेस एटमॉस्फेयर कॉज्ड बाय सोलर फ्लेयर्स एंड सीएमईज। सीएमईज क्या है आगे देखेंगे, और इसको डिस्कस करेंगे। सो कॉज्ड बाय सोलर फ्लेयर्स। ठीक है, सोलर फ्लेयर्स समझ गए ना, इससे जो ये निकल रहा है, रिलीज हो रहा है सन के एटमॉस्फेयर से, सन से जो निकल रहा है। ठीक है, तो क्या निकल रहा है, तो इजेक्ट चार्ज पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स टुवर्ड्स अर्थ। आपको पता है जब भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे, जो फ्यूजन रिएक्शन है उससे चार्ज पार्टिकल्स जो बनते हैं, तो वो जब मूव करेंगे ना, चार्ज पार्टिकल्स जब भी मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने पढ़ा होगा, 10 तक तो सबने ही पढ़ा है। तो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है ना उसके अराउंड बनते हैं। तो अब चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहा है जो सन से निकल रहा है, अब उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना अर्थ की तरफ आता है। और कोरोनल मास इजेक्शन क्या है, कोरोना जो है वो कोरोना नहीं, जो वायरस था, अर्थ का जो आउटर सरफेस है उसको कोरोना कहते हैं, तो उससे ये निकलते हैं, तो इसी को बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। सो ह्यूज बर्स्ट ऑफ प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम कोरोना ट्रेवल्स एट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स पर सेकेंड, हिट्स मैग्नेटोस्फेयर, मतलब हमारा अर्थ का जो मैग्नेटोस्फेयर है उसको हिट करता है, एंड उससे क्या बनता है, ऑरोरास जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स। ठीक है, अब ऑरोरास क्या है, इस टर्म को समझते हैं। तो सोलर पार्टिकल्स जब आते हैं सन की तरफ से, जब वो कोलाइड करते हैं अर्थ के थर्मोस्फेयर में से, तो वहाँ पे क्या होता है, एक सुंदर सी लाइट, देखो ये तो दिख ही रहा है, आपको पता भी होगा। तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में ये कहलाता है, मतलब कि जब कोलाइड करता है तो बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है डिफरेंट कलर का, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में यूजुअली। तो नॉर्थ पोल में जो दिखता है तो अरोरा बोरियोलिस कहते हैं, एंड साउथ पोल में जो दिखता है उसको ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक है, एंड सीन नियर पोल्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड फ्यूनलिंग की वजह से आपको वहाँ मतलब कि जो सरफेस है उसके एटमॉस्फेयर में आपको ज़्यादा मतलब वही दिखेगा। ठीक है, अब अरोराज इन यूजुअल जो अनयूजुअल प्लेसेस, अब क्या है कि ये यूजुअली कहाँ नॉर्थ या साउथ पोल में दिखता है, बट क्या होता है ना कि जब सोलर मैक्सिमम है ना, तो एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गया सन के अंदर, और बहुत ज़्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की तरफ आ रहा है, तो ये शिफ्ट करने लगता है टुवार्ड्स इक्वेटर। अब ये नॉर्थ या साउथ हेमिस्फीयर है ना, तो इधर भी दिखने लगेगा। कहाँ दिखने लगता है, यूरोप में, यूएसए में भी दिखने लगता है। ठीक है, समझ गए? इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है अर्थ के ऊपर में। मुझे बस आपको ये पूछना है कि अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड या जो पार्टिकल्स हैं अगर अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा, तो ह्यूमन जो या जो वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा या फोना जो भी है, क्या वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा? होना चाहिए ना। तो क्या ये अर्थ सरफेस तक पहुंच पाता है या बस अर्थ के अपर ट्रोपोस्फेयर, कह लो एटमॉस्फेयर में ही रहता है?
तो मेरे हिसाब से यही रहता है, स्पेसिफिक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। टोटल 7 आर्टिकल्स हैं, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, अब हम आते हैं तमिलनाडु मॉडल पे। तमिलनाडु ऐसा क्या कर रही है क्लाइमेट चेंज को लेकर, और ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सो तमिलनाडु शोज दैट द डिसेंट्रलाइज्ड फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट एक्शन backed by real time tracking, second thing, and clear greenhouse gas inventories। ठीक है, देखो 3-4 चीजें हैं किस तरह से तमिलनाडु का प्लान है टू टैकल क्लाइमेट चेंज या ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसका रिडक्शन करना। एक तो डिसेंट्रलाइज प्लान है, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट एक्शन जो है वो प्लान किया जा रहा है। फिर रियल टाइम ट्रैकिंग हो रहा है, मतलब कितना एमिशन हो रहा है उसको ट्रैक किया जा रहा है। फिर क्लियर ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्रीज को लेकर पूरा इंफॉर्मेशन इनके पास रखते हैं। एंड देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कितनी है, मतलब कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना इसमें। तो ये इनका पूरा तरीका है, पूरा प्रोसीजर है जिसके थ्रू ये टैकल कर रहे हैं। इज द मोस्ट इफेक्टिव मॉडल फॉर क्लाइमेट मिटिगेशन एडेप्शन एंड नेट जीरो प्लानिंग इन इंडिया। बोला ना ये केस स्टडी है, तो ये 3-4 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना है। अब इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस कैसे है, तो इस केस स्टडी को हम समझते हैं कि तमिलनाडु ने क्रिएट किया इंटीग्रेटेड क्लाइमेट गवर्नेंस सिस्टम, जिसमें एक कंपनी है TNGCC, उसने 4 क्लाइमेट मिशंस लॉन्च किए हैं। अब देखिए 4 हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अब सारे मिशंस को हम लिखे, इसीलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। तो तमिलनाडु क्लाइमेट कंपनी जो है ग्रीन क्लाइमेट कंपनी थ्रू इज 4 की मिशंस, द तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन, द ग्रीन तमिलनाडु मिशन, द तमिलनाडु वेटलैंड, देखो वेटलैंड्स को भी इंक्लूड कर लिया, एंड द तमिलनाडु कोस्टल रिस्टोरेशन मिशन। मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव है, क्लाइमेट चेंज जो है एमिशंस तक ही लिमिटेड नहीं है, ये फोकस कर रहे हैं ऑन द वेटलैंड पार्ट, ऑन द कोस्टल रिस्टोरेशन मिशन, मतलब पार्ट पे भी फोकस कर रहे हैं। तो 4 मिशंस लॉन्च किए गए, कौन कौन से थे आपको समझ आ गया। सो यूजेस डिस्ट्रिक्ट लेवल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्रीज, जो कि 2005 से लेके 19 है ना, हाँ 19 तक के लेवल को कंसीडर किया जा रहा है। एंड नेट जीरो पाथवे विथ डिटेल्ड सेक्टर टारगेट्स, हर सेक्टर के लिए डिटेल्ड टारगेट्स बनाए गए हैं और कंसीडरेशन में लिया जा रहा है 2005 से लेके 2019 तक। सो डिस्ट्रिक्ट्स हैव डिसेंट्रलाइज डीकार्बोनाइजेशन प्लान्स। अब सोचो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान किया जा रहा है कि उनका डीकार्बोनाइजेशन जो है ना उसके तरफ आगे बढ़े, विथ प्रोजेक्टेड एमिशन कट्स अप टू 92% बाय। सो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्लान की जा रही है उसके बेसिस पे 92% जो है ना हमें कम करना है इस बेसिस पे बाय 2050। सो रियल टाइम क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर का तो हमने इधर देख ही लिया। ठीक है, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड मेजरेबल आउटकम्स, कि कितना हम जो एफर्ट लगा रहे हैं उसका क्या असर दिख रहा है, कितना असर दिख रहा है, वो भी स्टडी कर रहे हैं थ्रू रियल टाइम क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। एंड स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन रेन्यूएबल एनर्जी, मोबिलिटी ट्रांजिशन, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी एंड वेटलैंड एंड मैंग्रोव रिस्टोरेशन, बायोडाइवर्सिटी। सो इधर भी फोकस है कि रेन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज भी बढ़ाने हैं। ठीक है, मिटिगेशन जो एडेप्टेशन भी हमारे अंदर इस चीज़ को लेकर होनी चाहिए कि ग्रीन जो एनर्जी के सोर्स हैं उधर हम बढ़े। एंड इसी में 60% ऑफ इट्स इंस्टॉल कैपेसिटी, जो तमिलनाडु की 60% जो है ना इंस्टॉल कैपेसिटी रेन्यूएबल से आता है। एंड एमिशन इंटेंसिटी जो है ना रिड्यूस हो गया है। अगर 25 ये लेवल जो हमने लिया उसके बेसिस पे देखें तो तमिलनाडु का जो एमिशन इंटेंसिटी है वो 60% डिक्रीज हुआ है। बहुत बड़ी बात है। और आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु भारत का सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज जो है ना स्टेट्स में से आता है। ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सेंट्रल, देखो ये 3-4 चीज़ हम इन 3-4 चीज़ पॉइंट्स को ले सकते हैं। बस ये बात ग्रीन जो है ना क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड नहीं है, हम ये पॉइंट्स कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को सॉल्व करना है, ऐसा जो नया प्रॉब्लम है ना ग्लोबल कॉमन्स वाला प्रॉब्लम, तो उसको सॉल्व करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा सकते हैं, पंचायत लेवल पे जा सकते हैं, रियल टाइम जो है ना ट्रैक करना होता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंश्योर करना होता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए ये टेम्पलेट है। ठीक है, फाइन। सो सर्व एज अ रेप्लिकेबल ब्लूप्रिंट फॉर द अदर इंडियन स्टेट्स। फाइन, समझ गए। चलते हैं सेकेंड जो मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल है, दैट इज AMR के रिगार्डिंग है। बहुत बड़ा इशू है हमारे कंट्री के लिए।
सो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट इस पूरे आर्टिकल का क्या है? सो इंडिया हैज़ वन ऑफ द वर्स्ट AMR बर्डन्स एंड ग्लास 2025 shows India must urgently strengthen surveillance, stewardship, regulation, awareness, funding to prevent AMR from becoming a full public health crisis. ठीक है, तो आपके लिए सॉल्यूशन दिया है, ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड आर्टिकल है। हमें बताना है, हमें ये जानना है कि कैसे हम AMR को मतलब इस ग्लास 2025 जो WHO का रिपोर्ट है AMR के रिगार्डिंग दिया गया है। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज इट्स ग्लोबल एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस सर्विलांस रिपोर्ट 2025, जो कि इंडिया के बारे में बता रहा है कि देर वॉज हार्डली एनी सरप्राइज इन द क्वार्टर्स इन विच antimicrobial resistance usually gets a rise. No one was surprised that the antimicrobial resistance in India इज अ सीरियस एंड एस्केलेटिंग थ्रेट। मतलब हम मान ही नहीं रहे, बट ये है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन हम देखेंगे, तो थोड़ा सा और हम देख लेते हैं कि पहले एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस होता क्या है। सो माइक्रोब्स इवॉल्व टू रेसिस्ट एंटी माइक्रोबियल्स। सो जो माइक्रोब्स है ना, पता है आपको, बैक्टीरिया वगैरह, सो वो आप उसके अगेंस्ट मेडिसिन यूज़ करते हो, ड्रग्स यूज़ करते हो, तो वो भी इवॉल्व हो रहा है, उसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो माइक्रोब्स इवॉल्व टू रेसिस्ट एंटी माइक्रोबियल्स, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीवायरल्स हैं, एंटीफंगल्स हैं। तो इन्फेक्शंस बिकम हार्डर टू ट्रीट। अब वो स्ट्रांग होंगे, उससे जो डिजीज फैल रही थी पहले और आगे भी जो फैलेगी, तो उसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है ना, माइक्रोब्स की जो रेसिस्टेंस लेवल है वो तो बढ़ रही है ना। तो आप जो मेडिसिन ऑलरेडी लेते हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसे नीड लास्ट लाइन ड्रग्स। ठीक है, तो फिर ड्रग्स का जो मतलब कि पहले जिस सिंपल ड्रग्स से हम ट्रीट कर लेते थे, अब क्या करना पड़ेगा? ड्रग्स जो है ना, मतलब कि हमारे बॉडी के लिए भी वो खतरनाक होता है। आपको पता होगा कि अगर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, तो हम जो ऐसे ड्रग्स लेंगे इनको एलिमिनेट करने के लिए, माइक्रोब्स को, तो वो हमारे बॉडी को भी हार्म कर सकता है। ठीक है, सो देखते हैं की पॉइंट्स। अब रीजंस आपको पता है, OTC सबसे बड़ा रीजन है। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। OTC क्या होता है? ओवर द काउंटर, मतलब कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में हम जो हमारे बगल वाले केमिस्ट शॉप है वहाँ जाते हैं। हमें अगर कोल्ड हुआ है, कफ हुआ है, फीवर हुआ है, टूथ दांत में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, उसके लिए हम जाके खुद से मेडिसिन खरीद लेते हैं। एंड उसी से ये एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस जो है ना, उनके अंदर डेवलप होता है, और हम बहुत ही ज़्यादा इसे यूज़ करते हैं डेली, अपने डेली बेसिस पे। ठीक है, सो इंडियाज AMR सिचुएशन अगर देखो तो 1/3 इन्फेक्शन रेजिस्टेंस टू कॉमन एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इजी है एंड हाई रेसिस्टेंस, जैसे कि कुछ माइक्रोब्स का नाम है इकोली, क्लेबिसेला, स्टाफ, स्पेशली ICUs। ओके, फाइन। सो कॉजेज तो है ही, ओवर यूज होता है, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट, OCT, एंटीबायोटिक्स, पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल, ये सब रीजन्स हैं। ओवर यूज़ करते हैं हम जब ऐसे ड्रग्स के, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट होती है, OTC के बारे में बात कर ही लिया है, पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल, कंटामिनेशन एंड वीक रेगुलेशन, ये सारे 5-6 रीजन्स हैं। हम इस आर्टिकल में सॉल्यूशन पे बात करेंगे। सर्विलांस होना चाहिए, एक्सपेंड जो ICMR जो के जो गाइडलाइंस हैं उसे, एंड बेटर ससेप्टिबिलिटी डेटा। ठीक है, उसके बाद आई थिंक ICMR या AMRSN, ICMR के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जो बॉडीज हैं उनकी डेटा जो है ना, बेटर डेटा, मतलब उस जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को लेके जो डेटा है ना, उसको और एक्सपेंड करके और अच्छे से स्टडी करने की ज़रूरत है। ठीक है, देन वी हैव स्टूवर्डशिप, मतलब कि रैशनल यूज होनी चाहिए, और रेस्ट्रिक्ट जो OTC सेल है, ओवर द काउंटर वाला सेल है, जो हम बगल वाले नेबर में जो केमिस्ट शॉप है उससे जो खरीदते हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी AMR को लेकर, दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस रिलेटेड टू पब्लिक। देन रेगुलेशन हमें करा करना पड़ेगा, कर्ब मिसयूज इन हॉस्पिटल्स, फार्म्स, पोल्ट्री एंड एक्वाकल्चर। देन इनोवेशन भी हमें इसमें ज़रूरत है, वेरी फ्यू न्यू एंटीबायोटिक्स, वीक पाइपलाइन फॉर MDR ड्रग्स, एंड फंडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन लैब्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेटा सिस्टम की ज़रूरत है। ये 6 पॉइंट्स है, सर्विलेंस, स्टुअर्डशिप, अवेयरनेस, रेगुलेशन, इनोवेशन एंड फंडिंग। एंड केरला मॉडल इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है,
स्ट्रॉन्ग स्टेट AMR प्लान, पॉलिटिकल बैकिंग, सर्विलेंस प्लस स्टुअर्डशिप, ये भी है। और ये हमारे मॉडल इंडिया के लिए, अदर स्टेट्स के लिए हो सकता है। ठीक है। हेल्थ, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेल्थ ए स्टेट सब्जेक्ट और कॉन्करेंट सब्जेक्ट और यूनियन के सब्जेक्ट में आता है? लिस्ट 7 में आपको बताना है। अब है सारंदा फॉरेस्ट रिजर्व, हमें देखना है। ओके, सारंदा फॉरेस्ट रिजर्व में सॉरी, जो फॉरेस्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा झारखंड गवर्नमेंट से कि इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनानी चाहिए। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या अंतर होता है? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्टेड एरिया अंडर WPA, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, दोनों चाहे नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, वो डिराइव हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। एंड यहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है। कहाँ? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। बट नेशनल पार्क में थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस होता है। अब उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस आप समझ लीजिए क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मतलब प्रिजर्व करने के लिए फ्लोरा एंड फौना को। ठीक है। और WPA से ये एम्पावर्ड है। अब सारंदा को लेकर जो जजमेंट आई, इसमें क्या कहा गया? सारंदा एक इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट एरिया है, अच्छा खासा एरिया है वेस्ट सिंहभूम झारखंड में। एंड यहाँ पे जो फॉरेस्ट का इम्पॉर्टेंट ट्रीज स्पेसीज जो है, दैट इज प्रिस्टाइन साल, जिसको सोरिया रोबस्टा भी कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है। एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट वाला ट्री है ये। मतलब ये कह सकते हो, आप समझते हो ना, मॉइस्ट, डेसिडियस, एवरग्रीन, ये सारी चीज़ें कैटेगरीज होती है ना अलग अलग फॉरेस्ट के इंडिया में। तो ये मॉइस्ट के अंदर, डेसिडियस के अंदर कैटेगराइज किया गया है। और बहुत लंबा लंबा ट्री होता है, अगर आपको साल के बारे में पता होगा। एंड लंबा तो होता ही है, साथ साथ बहुत कीमती होता है। एक एक साल का पेड़ जो है ना, लाखों रुपए में बिकता है। ठीक है। हाँ, तो ये प्रिस्टाइन सॉल जो ट्री स्पेसीज हैं उसके लिए फेमस है। ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है इस सारंदा जो फॉरेस्ट एरिया है? वन ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट सॉल फॉरेस्ट यहाँ पे आपको दिखेगा। एंड सेकेंड थिंग इज, देखो फॉरेस्ट तो हो ही गया, बट मिनरल्स एस्पेक्ट में देखो तो इंडिया का 26% आयरन और रिजर्व्स जो है ना, इसी फॉरेस्ट एरिया में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही रीजन है कि एक तरफ माइनिंग और दूसरी तरफ एनवायरनमेंट या वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना। तो यही टसल की वजह से झारखंड गवर्नमेंट इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं मतलब कि इसे मतलब कि घोषित करी थी। ठीक है। तो इसी पे हाई कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि इसको करना है, किस बेसिस पे? तो ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एनवायरमेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इकोलॉजी। और दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं DPSP में, आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51A क्लॉज G, सॉरी, हाँ, ठीक है। तो ये आपको इस बेसिस पे स्टेट का दायित्व है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इकोलॉजी को वो प्रोटेक्ट करे। और दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इसे भी आप लिख सकते हो। सो सारंदा के बारे में एक दो चीज़ें और ऐड कर देता हूँ। दैट इज़, मैंने बोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ना ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा मतलब कि कम रिस्ट्रिक्शन है एज कम्पेयर टू नेशनल पार्क। तो ये ट्राइब्स जो है ना इन्हीं एरियाज़ में, और इनको ट्राइबल राइट्स की भी इंसियोरिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है झारखंड गवर्नमेंट को। हो, मुंडा, उरांव, आदिवासी कम्युनिटीज़ इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, मतलब कि अभी फॉरेस्ट ही है, तो इसमें ये रहती है। एंड माइनिंग सबसे बड़ा इसका इशू है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सारंदा फॉरेस्ट, जो कि अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा। और जो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ की इंपॉर्टेंस है, और माइनिंग, ऐसे UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ऐसे एरियाज, ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज, चाहे नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, बायोस्फीयर रिजर्व हो, अगर वहाँ पे माइनिंग की वजह से इशूज़ हो रहा है, न्यूज़ में बन रहा है, तो वो क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है जो ड्राफ्ट सीड्स बिल है, जिसको पब्लिक डोमेन में डाला है गवर्नमेंट ने, एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्यों किया जा रहा है, किसको रिप्लेस कर रहा है? तो सबसे पहले ये रिप्लेस कर रहा है सीड्स एक्ट 1966 को। मतलब कि नया बिल जो है एक्ट बनेगा, तो रिप्लेसेस सीड्स एक्ट 1966 एंड सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983। ठीक है। अपडेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये होगा, आज के समय के हिसाब से मॉडर्नाइज किया जा रहा है सीड्स रेगुलेशन को। इसको देखते हैं क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, महत्व है। तो ड्राफ्ट सीड बिल 2025 aims to modernize India's seed regulation by ensuring high quality affordable seeds for farmers. ठीक है। mandating registration and standards compliance from sellers
and introducing lighter enforcement for minor offenses but strict penalties for serious violations. सो ये 5-6 चीज़ें हैं, इसी को हम डिस्क्राइब करते हैं अभी. तो सबसे पहले इंश्योर हाई क्वालिटी सीड्स इंश्योर किया जाएगा, बेटर जर्मिनेशन हो उसका, प्योरिटी हो, हेल्थ उसकी मतलब उस सीड से जो पौधे निकले उसकी बेटर हो, एंड प्रोटेक्ट्स फार्मर्स फ्रॉम पुअर सीड्स, पहली चीज़. सेकेंड थिंग, अभी फार्मर्स के हेल्प के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं इस सीड्स बिल को जो ड्राफ्ट है अभी. अफोर्डेबल एंड डाइवर्स ऑप्शंस, लिबरलाइज्ड सीड इंपोर्ट्स जो है वो आपको किया जा सकता है इसके थ्रू, एंड एक्सेस टू ग्लोबल वेराइटीज़. तो फार्मर्स के लिए ना मतलब कि वेराइटीज़ अवेलेबल होंगी सीड्स इस सीड बिल के थ्रू, ठीक है, वो खरीद पाएंगे जो अच्छे क्वालिटी के अक्रॉस द ग्लोब, वो इंडिया में खरीद पाएंगे. देन वी हैव द थर्ड थिंग, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर एनीवन सेलिंग, स्टोरिंग, एक्सपोर्टिंग और ऑफरिंग सीड्स, स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड कीपिंग. सो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जो कोई सीड्स बेच रहा है, स्टोर कर रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहा है, ऑफर कर रहा है. देन सीड्स मस्ट कॉन्फॉर्म टू इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन. जो सीड्स बेची जाएंगी इस तरह की या जो भी कह लो, स्टोर, एक्सपोर्टिंग, वो मिनिमम कॉम्प्लाइंस उनका होना चाहिए टुवर्ड्स इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स, ठीक है. एंड डीक्रिमिनलाइजेज माइनर ऑफेंसेस, इसके रिगार्डिंग जो माइनर ऑफेंसेस जो पहले क्रिमिनलाइज था उसको डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा. सो रिड्यूस करेगा कॉम्प्लाइंस बर्डन को एंड इम्प्रूव करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को. तो अब बहुत ज़्यादा अगर क्रिमिनलाइजेशन इन प्रोविजंस में होता है ना तो सीड्स बेच पाना मुश्किल होता है सेलर्स के लिए. तो वेराइटीज़ कहाँ से मिलेंगी, या मार्केट में सीड्स नहीं मिलते हैं जो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है. बट स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज रिमेन फॉर सीरियस वायलेशंस टू इंश्योर सीड क्वालिटी. लेकिन क्वालिटी में कोई उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है इस बिल के अंदर भी, एंड उस चीज़ को बरकरार रखा जाएगा. अगर इस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाएगा तो आपको पनिश किया जाएगा. एंड देन लास्ट थिंग इज, ये तो हमने देख लिया है कि रिप्लेस करेगा सीड्स एक्ट 1966 एंड जो ऑर्डर है 1983 का. अब ये अभी पब्लिक डोमेन में डाला गया है, पब्लिक से ओपिनियन मांगा जा रहा है, फिर पार्लियामेंट जाएगा, मे बी पार्लियामेंट से पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के पास जाएगा एंड देन पास होगा राज्यसभा लोकसभा से. तो अभी इस बिल में बहुत कुछ डिस्कस होना है, बस इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बता दिया एंड थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए. एंड देन वी विल मूव टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे एंड दैट इज एक रिपोर्ट है ग्लोबल कार्बन बजट बाय ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट. अब हमें इसको प्रीलिम्स के लिए समझना है, इस ऐसे रिपोर्ट को मे बी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ दे. एंड दिस रिपोर्ट इज अबाउट एन अथॉरिटेटिव ट्रैकर है ना ऑफ ग्लोबल फॉसिल फ्यूल एमिशंस, उसको लेकर दिया है रिपोर्ट. बहुत कुछ बताया है. सबसे पहले इंडिया ने 2025 से जो इंडिया से कार्बन एमिशन हुआ है वो एक्सपेक्टेड ग्रो कर रहा है 1.4% एज कंपेयर टू 2024. तो 1.4% ही बढ़ा. लेकिन व्हेन वी सी दैट इन 2024 में 2023 से 2024 के बीच में इट वाज 4%. तो ग्रोथ तो हुई है और 2024-2025 के बीच में 1.4%. तो ग्रोथ तो हुई है बट ये स्लो हो गई है. तो ये अच्छी बात है. इसके पीछे का रीजंस देखेंगे, ठीक है. समझ आया कि कार्बन एमिशंस फॉसिल फ्यूल्स की वजह से जो इंडिया में हो रहा है, ठीक है, तो वो उसमें जो ग्रोथ है वो 1.4% ही है इन 2025 एज कंपेयर टू 2024 करे तो दैट वाज 4%. अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें देखना है, तो स्लो जो राइज हो रहा है उसका क्या है, तो फेवरेबल मॉनसून रिड्यूस्ड कूलिंग डिमांड. तो मॉनसून ज़्यादा हुई, अच्छी हुई, ऑन एन एवरेज से थोड़ी बेटर हुई है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो उसकी वजह से क्या है ना कि जो कूलिंग डिमांड था वो घट गया. जैसे गर्मी होती है ना, बारिश हो जाती है तो जो एसी है एंड एवरीथिंग जो उसकी बिजली की डिमांड कम हो जाती है. तो वो एक रीज़न है. एंड सेकेंड इज रिन्यूएबल एनर्जी जो है ना, लोअर्ड कोल जो यूज़ हो रहा है, कोल के थ्रू एमिशन होता है, ठीक है. इसको हम लास्ट में देखेंगे और क्लैरिटी के साथ. देन इंडिया का क्या रैंकिंग है, ये प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन आएगा कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ CO2 एट 3.2 बिलियन टन्स एनुअली. 2024 में देखो तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ CO2, ठीक है. फर्स्ट इज चाइना, सेकेंड इज USA एंड इंडिया इज 3.2 बिलियन टन्स एनुअली जो है CO2 एमिट कर रहा है, ठीक है. थर्ड है हम यहाँ पे,
चलो। एंड पर कैपिटा एमिशंस बहुत कम है इंडिया का। अगर दुनिया के 20 टॉप ग्लोबल इकोनॉमीज को देख लो तो उसमें हम सेकेंड लास्ट हैं व्हेन इट कम्स टू पर कैपिटा एमिशन, पर एक इंडिविजुअल कितना एमिट कर रहा है कार्बन पर ईयर, CO2, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू रैंकिंग में अगर बात करो ओवरऑल, तो इंडिया थर्ड नंबर पे, एक पे चाइना है, पता ही है वो फैक्ट्री है दुनिया का, देन USA एंड देन इंडिया, ठीक है। और इंडिया में जो एमिशन होता है उसका मेन कारण क्या है? कोल है। कोल कहाँ मेनली यूज करते हैं? थर्मल पावर प्लांट में, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब आपने देखा कि फेवरेबल मॉनसून की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है या एनर्जी की जो डिमांड है वो कम हो गई, और कम हुई तो इसका फायदा मिला हमें कहाँ? कि एमिशन कम हुआ, मतलब कम स्पीड से वो बढ़ा जितनी स्पीड से एक्सपेक्ट कर रहे थे। यही है ये प्रीलिम्स के लिए ग्लोबल कार्बन बजट बाय ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। एंड आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम कल, अच्छे से कल करते हैं, सही समय पे करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ठीक है। थैंक यू।